नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बेहद खास शो लेकर आए हैं जहां पर बात होने वाली है आपके कमाई की, आपकी खर्च की, आपकी बचत की और आपके निवेश की भी। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बेटे की उच्च शिक्षा और रिटायरमेंट के लिए कैसे करें आप फाइनेंशियल प्लानिंग, बताएंगे आपको आपके लिए सही रणनीति। स्मॉल कैप फंड में कितना आप निवेश कर सकते हैं, कितना निवेश करने से बढ़ेगा आपका जोखिम, बताएंगे आपको। कैसे समझे म्यूचुअल फंड में निवेश पर जोखिम, इसकी लगेगी कक्षा शो में आगे। साथ ही बाजार अगर गिर रहा है तो आपको पैसे लगाने चाहिए और अगर लगाने चाहिए तो कहां लगाने चाहिए, बताएंगे आपको शो में। साथ ही पहले लोन भरें या अपनी एसआईपी से अपना निवेश बढ़ाएं, ये एक ऐसी दुविधा जो अक्सर दर्शकों निवेशकों के मन में होती है। निकालेंगे इसका हल शो में। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, टैक्स, लोन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के लिए जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है वो नंबर है 9619873567। याद रखिए, इस नंबर पर अपना नाम और सवाल आप विस्तार से भेज दीजिए। इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर भी देखते हैं तो लाइव शो देख सकते हैं यूट्यूब पर। पुराने शोज भी उपलब्ध हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में और तमाम शोज देखिए। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चलिए तो शो का अगला आधा घंटा जहां पर हम दर्शकों के सवालों पर फोकस करेंगे। आमंत्रित करेंगे हमारे दर्शकों को कि लाइव वो हमारे साथ शो पर जुड़ें और अपने सवाल रखें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, आदित्य शाह, फाउंडर हर्कुलस एडवाइजर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और विश्वजीत जी, आदित्य, हम सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए एक अहम खबर जो दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो बता देते हैं। एमफी ने यहाँ पर म्यूचुअल फंड या एएमसीज के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। निवेशकों को जारी किए गए किसी भी कम्युनिकेशन, यानी कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, कोई भी पैम्पलेट हो या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट हो, किसी भी माध्यम के जरिए अगर वो जानकारी देना चाहते हैं तो उस जानकारी में किसी भी प्रकार के रिटर्न से जुड़ी सूचना देते वक्त अहम बातों का उन्हें ख्याल रखना है। और जो अहम बातें हैं उसमें फंड कैटेगरीज के रिटर्न्स की बात कही गई है। एसआईपी से निवेश को लेकर जो दावे किए जाते हैं रिटर्न्स को लेकर उसकी बात कही गई है। एसटीपी के जरिए क्या रिटर्न की कमाई होती है इस पर बात की गई है। ये रिटर्न की कमाई को लेकर एक सीमा तय कर दी गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि सेबी इसको लेकर काफ़ी बड़ी कवायद भी करता आया है। अब सेबी ने एमफी को कहा है कि वो म्यूचुअल फंड हाउसेस को ये दिशा निर्देश अब तय करके दे। इसी पर बात करते हैं हमारे मेहमानों से भी। विश्वजीत जी, मुझे ये बताइए, जो एमफी ने अब ये गाइडलाइंस जारी की हैं इसे आप कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी हो गया था और किस तरह से इस पूरी पहल में अगर हम सेबी को देखें तो वो निवेशकों की हित में आगे बढ़ रहा है। विश्वजीत जी। जी बिल्कुल कविता जी, एक्चुअली अगर हम अपने निवेशकों को देखें तो वो कई बार बहुत चीजों को जल्दी एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी एएमसीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो रिटर्न्स दिखाती हैं, उनको लगता है कि ये रिटर्न्स गारंटीड है और ये हमेशा मिलते रहेंगे, ये फिक्स इनकम रिटर्न्स है। तो ये बहुत मिसलीडिंग हो जाता है उनके लिए जब वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो सेबी का ये सर्कुलर है और सेबी ने ये एमपी को इंस्ट्रक्शन करी है कि वो एएमसीज को गाइड करें कि वो ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स या कोई प्रेजेंटेशन जिसमें बहुत ज्यादा बढ़-चढ़ के रिटर्न्स दिखाई हों, ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए जहाँ पे रिटर्न्स लिखी है कि पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर एंड दीज आर नॉट गारंटीड रिटर्न्स। तो ये अगर चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी तो निवेशकों को मिसलीडिंग नहीं लगेगा, उनको कोई गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कि 12% रिटर्न हर साल ही आएगी या 15% रिटर्न हर साल ही आएगी। तो ये सब चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए सेबी ने एमपी को बोला है और एमपी आगे बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइन सर्कुलर इशू कर रहा है, जिसमें जो नॉन स्कीम स्पेसिफिक मार्केटिंग मटेरियल है उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन होगा कि आप कितना रिटर्न कैलकुलेशंस के लिए दिखा सकते हैं ताकि किसी को भी कोई किसी तरीके का धोखा ना। आदित्य, हमें ये समझाएं कि अब तक ऐसा क्या कुछ हो रहा था जिसकी वजह से बेचारे निवेशक ठगे जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि सेबी को और बाद में एमफी को इस तरह की सख्ती दिखानी पड़ रही है? मैम, बहुत बारी क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो गलत तरीके से बता देते हैं कि इक्विटी के अंदर एक रिटर्न जो है वो गारंटीड होता है
और हाई रिटर्न्स देखने के बाद निवेशक जो है वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर रिटर्न अच्छे हैं, तो सब लोग अभी स्मॉल कैप फंड्स में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सेबी अब ये कह रही है कि पहली बात, स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क क्या है उसको क्वांटिफाई कीजिए, वो किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए है वो क्वांटिफाई कीजिए, और उसका रिटर्न दिखाइए एक बेंचमार्क के सामने। तो ये अच्छी पहल है सेबी की। वो रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और जो भी डिस्क्लोजर्स बताए गए हैं वो इन एडिशन टू पहले के डिस्क्लोजर जो सेबी ने कहा था उनके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अच्छा मूव है। सेबी चाह रही है कि आप निवेश करें मार्केट में, बट आप एक एडुकेटेड निवेश करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके निवेश में कोई गारंटी रिटर्न नहीं है, और आप किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में निवेश कर रहे हैं वो भी जरूरी है। लार्ज कैप्स में उतना रिस्क नहीं है जितना स्मॉल और मिड कैप्स में है, और अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं तो वहां पे भी रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए कहा है सेबी। तो ये अच्छा मूव है। रिस्क जो है वो इनविजिबल है, इसीलिए सेबी ने ये मूव उठाया है, और ये अच्छा मूव। तो जी मुझे ये बताइए, अब ये तो एएमसीज पर लागू कर दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टर लेवल्स पर वो कैसे समझेंगे या कैसे जानेंगे कि जो फंड हाउसेस हैं वो इसका पालन कर रहे हैं? निवेशकों के पास जानकारी का अभाव है। आपके और हमारे माध्यम से जितना हो सके हम उनमें साक्षरता लाने की कोशिश करते हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होंगे या कुछ ऐसी बातें होंगी जो निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या है? जी, बिल्कुल कविता जी, देखिए जो रिटर्न्स पास्ट में आई हैं, जैसे स्मॉल कैप में अगर 20-25% की रिटर्न आई है, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर साल या कई साल आने वाले सालों में यही रिटर्न्स आएँगी। क्योंकि मार्केट जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, और मार्केट जो है वोलेटाइल है नेचर में। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो ही सही है। अगर आप ये सोचें कि पास्ट में 1-2 साल में जो रिटर्न आई है, वो लगातार 1-2 साल आने वाले सालों में भी आती रहेगी, तो ये सोचना थोड़ा असम्पशन करना थोड़ा गलत है। जो एएमसीज हैं उनको भी इसके लिए क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर आपके फंड में तो 20-25% का भी रिटर्न आई है, या स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत अच्छी रिटर्न आई है, तो ये कोई 100% गारंटीड नहीं है कि आने वाले समय में भी आएगी। और जैसे आप कविता जी अपने शोज में, हम भी जब जवाब देते हैं निवेशकों के, तो हम बहुत ही एहतियात बरतते हैं कि हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना दिखाएं, ज्यादा अच्छी ऐसी रिटर्न्स ना दिखाएं कि उनको ऐसा लगे कि ये तो बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियरली समझना होगा कि जैसे अभी बता रहे थे सर कि लार्ज कैप में क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिड कैप में क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर फिक्स्ड इनकम है या कोई हाइब्रिड प्रोडक्ट है, तो वहां पे क्या एक बेंचमार्क रिटर्न है। आपको वो बेंचमार्क रिटर्न से अंदाजा लगाना है कि आप कितनी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले समय में। तो ये निवेशकों को बहुत ध्यान देना होगा कि लास्ट 5-10 साल की रोलिंग रिटर्न्स क्या है उस फंड की या उस कैटेगरी की, उसको देखकर ही अपने प्लान या जो भी असम्पशंस बना रहे हैं फाइनेंशियल प्लान देखकर बनाएं। आदित्य, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि जो कैटेगरी वाइज रिटर्न्स निर्धारित किए गए हैं, जो सीमा तय की गई है, जो इलस्ट्रेशन सामने भी आई है, जो एमफी ने अपनी गाइडलाइंस में जारी की है, वो क्या है और किस तरह से की गई है? मैम, हमारे म्यूचुअल फंड इक्विटी की अगर हम बात करें तो कई तरीके की कैटेगरीज होती है, जैसे लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, फ्लेक्सी कैप होता है, मल्टी कैप होता है, और हाइब्रिड फंड्स होते हैं। हाइब्रिड फंड्स में भी कई तरीके के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है। तो सेबी ने क्या किया है और एमपी ने क्या किया है, उन बेंचमार्क्स के साथ उनकी कंपैरिजन दिखाई गई है, और जो रिस्क है लार्ज कैप्स में ज्यादा है, मिड कैप्स में कम है, और स्मॉल कैप्स में मिड कैप्स में ज्यादा है और स्मॉल कैप्स में भी ज्यादा है। तो उस पर्सपेक्टिव से सेबी ने कुछ एमपी ने कुछ बेंचमार्क सेट किए हैं, और उन बेंचमार्क्स के तहत उन्होंने कहा है कि ये कंपैरिजन जो है जो अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अभी लार्ज कैप्स में सेबी निफ्टी के साथ कंपैरिजन कर रही है, वो अच्छी बात है, क्योंकि निफ्टी प्रिडोमिनेटली एक लार्ज कैप इंडेक्स है, और उससे कंपैरिजन करना सही बात है। तो जो कंपैरिजन है वो एम्फी ने अच्छी तरीके से सोच समझ के स्टडी करके बाहर लाए हैं, और वो अब अगले अगले महीने के फैक्ट शीट से लागू होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा। इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि रिटर्न गारंटीड नहीं है, और हर एक कैटेगरी का रिटर्न तो डिफरेंट है, पर रिस्क भी डिफरेंट है। तो स्मॉल कैप में लोग निवेश इसीलिए कर देते हैं कि स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा मिलता है, बट अब ये भी सामने निकल के आएगा कि स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा है।
चलिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से हमने इस बात पे चर्चा कर ली है कि किस तरह से एमफी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और तमाम फंड हाउसेस भी इस बात का ध्यान रख रही हैं कि किसी भी तरह के विज्ञापन में या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में किसी भी तरह के वादे नहीं किए जाएं। तो अपने आप में ये जो पूरी इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छे से रेगुलेटेड है और एक बार फिर से निवेशकों के हितों के लिए सामने आता हुआ सेबी और एमफी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा जुड़ते हैं हमारे ख़ास मेहमान जो कि हमारे दर्शक हैं। और विश्वजीत जी, आपके लिए सवाल पूछना चाहेंगे। हमारे पहले दर्शक डॉक्टर नीरज मेरे साथ फोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मैं अच्छा, आपका शो देखता रहता हूँ और मैं बहुत पसंद करता हूँ। और बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। कहाँ बहुत देखते हैं? सारा लाइव मिलता देखते हैं, है यूट्यूब पे म्यूचुअल देखते फंड हैं? के बारे में। अच्छा, मैं यूजुअली यूट्यूब पे देखता हूँ। यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा लगा, जब मुझे भी उम्मीद टाइम मैं मिलता हो यही तो मैं YouTube। जी जी, अच्छा करते हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शो देखकर कुछ फ़ायदा हुआ हो और आपने कुछ डिटेल्स भी हमें अपने बारे में भेजी हैं। और आपने HDFC संचय कब लिया है? मैम एक्चुअली मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी 2017 से स्टार्ट हुआ था। तो इनिशियली ओके। मुझे पता नहीं था। मैं एक्चुअली HDFC संचय पर एडवांटेज में मैंने एक्चुअली 10 साल का एक्चुअली एक पता नहीं एक कंडीशन जैसे हो गया अभी 15,000 पर मंथ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं उसमें। ठीक है। मुझे और 7 साल का इन्वेस्टमेंट उसमें भी कंपलसरी हो गया है। मैं ना चाहते हुए भी मैं इन्वेस्ट करना ही है और कोई चॉइस नहीं है मेरा। इसलिए वो तो है। ये जो दर्द मुझे आपकी आवाज़ में सुनाई दे रहा है कि ना चाहते हुए भी मैं निवेश करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा जो है आपको आने वाले वक्त में ज़रूर दिखाई देगा। और अपने निवेश को आप बढ़ाना भी चाहते हैं और फ़िलहाल आपने जो 50 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको 3 करोड़ चाहिए, शादी के लिए, दोनों कंबाइंड गोल है आपका, और 5 करोड़ आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से आपका 8 करोड़ का गोल है। रिटायरमेंट के लिए कितना समय? लगभग 23-24 साल का? मैम मैं अभी 33 इयर्स हूँ। मेरा जी। रिटायरमेंट मैं सोचा है 70 इयर्स होगा मेरे ख्याल से मेरा रिटायरमेंट एज। ठीक, ओके, परफेक्ट। काफ़ी जानकारी हमारे और पास आ गई है। अच्छा मैं ये अभी हाँ बोलिए। मैं चार अभी फिलहाल थोड़ा मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड फंड इसमें 5,000 अभी पर महीने निवेश कर रहा हूँ। ओके। HDFC मल्टी कैप है। मैंने सोचा है वो वैल्यू स्टाइल जैसे वो इन्वेस्टमेंट फंड हाउस है, इसलिए मैंने वो चूज किया है। एक फोकस मल्टी कैप क्योंकि इन्वेस्टको का मुझे फंड मैनेजर पसंद था और ग्रोथ स्टेज के लिए एक्सिस फंड हाउस चुना था। और ठीक। मल्टी एसेट जो फंड है मैंने वो यूजुअली मैं रिटायरमेंट फंड जैसे कंसिडर कर रहा हूँ। और ओके। जो SBI कॉन्ट्रा और जो मोमेंटम फंड है मैं थोड़ा ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क बना रहे इसलिए मैंने लिया है। मुझे ऑलराइट, चलिए काफ़ी स्मॉल कैप लार्ज कैप में रीबैलेंसिंग करने में बहुत दिक्कत होना शुरू हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि डाइवर्सिफाइड में ही बने रहूं। वेरी गुड। मेरे ख्याल से ये आपने अच्छा निर्णय लिया है। और चलिए आपके इस जवाब की ओर भी हम रुख करते हैं। और भी दर्शक हैं जो फ़ोन पर बात करना चाहते हैं हमसे। विश्वजीत जी, 3 करोड़ अपने बेटे की पढ़ाई और शादी के लिए जो 15 साल के बाद मेरे ख्याल से इनको चाहिए हैं, बताइए कैसे इनको मिल सकते हैं मौजूदा जो निवेश कर रहे हैं, जो SIP कर रहे हैं? जी, डॉक्टर साहब पहले तो आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है आपने, सारी एसेट क्लासेस को भी कंसिडर किया हुआ है, डाइवर्सिफाई किया हुआ है अक्रॉस मार्केट कैप्स में। तो और आपने बहुत सही एज में अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद। सेकंड थिंग जो आपके गोल्स हैं, आपका जो सन है वो अभी 1 एंड 5 ईयर ओल्ड है और उसकी हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए आपने प्लानिंग शुरू कर दी है। तो वो 3 करोड़ का गोल रखा है आपने। तो आपका जो अगर पोर्टफोलियो देखें तो करीब 50,000 के करीब SIP है और 50 लाख का कॉर्पस भी है। तो अगर मैं कॉर्पस को ही अगर इन्वेस्ट करूँ, कंटिन्यू रखूँ इन्वेस्टेड, तो 50 लाख से करीब-करीब 15 साल बाद आपका 3 करोड़ का गोल आराम से अचीव हो जाएगा। और मैरिज तो ऑफ कोर्स थोड़ा और 8-10 साल बाद लेट होगी। तो ये दोनों गोल्स तो आपके 50 लाख कॉर्पस से अचीव हो जाते हैं।
जो आपका रिटायरमेंट गोल है 5 करोड़ का, वो गोल भी केवल 30,000 के एसआईपी से अचीव हो जाता है। तो आपके पास आप अपने गोल्स के लिए बहुत कंफर्टेबली आपने प्लान किया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली जो आपका पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। बस थोड़ा-सा चेंज जो मैं चाहूँगा वो ये है कि इसमें लार्ज कैप का थोड़ा-सा मिसिंग है। तो अगर लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को अगर आप ऐड कर लें, तो आपका पोर्टफोलियो अक्रॉस कैटेगरीज पूरा डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और थोड़ी स्टेबिलिटी और आ जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ा-सा हाईली लिटिल एग्रेसिव है रिस्क की तरफ, तो ये थोड़ा-सा चेंज कर लें और बाकी जो प्लानिंग आपने करी है बहुत अच्छी है। गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपने संचय प्लान लिया हुआ है वो गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे आपको, टैक्स फ्री मिलेंगे, तो वो भी ठीक है, कोई उसमें खराबी नहीं है। आप उसमें भी बने रह सकते हैं और ये जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ये भी आपका काफ़ी अच्छा है। तो इसको रिमेन इन्वेस्टेड और थोड़ा-सा लार्ज कैप में और एक्सपोज़र इंक्रीज़ करें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और संतोष दुबे मेरे साथ अब फोन लाइन पर है। संतोष जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। धन्यवाद अपने सवाल हेलो। हमें भेजा अपना। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है दुबे जी। मैं पूछ रहा हूँ मैम कि 2015 से मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। सबसे जी। पहले मैंने कोटेक का उसमें मल्टी कैप था, अभी फ्लैक्सी कैप हो गया है। उस फंड में मैंने लमसम लगभग 2.5 लाख रुपए का पार्ट हिस्सा में मैंने 5,000 10,000 करके इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद 2018 से 2,500 का एसआईपी चालू किया और 2018 में ही मैंने एचडीएफसी में भी 1 लाख का लमसम डाल दिया था। ठीक है, जो अभी कंटिन्यू है। कंटिन्यू है और मेरा एलआईसी में भी इन्वेस्टमेंट ईयरली 1 लाख रुपए की चल रही है। ओके। अभी मुझे 15 साल के बाद 1.5 करोड़ का मिनिमम ये करना है, अमाउंट चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे क्या और एक और चीज बता रहा हूँ कि मैं अभी मिनिमम 1 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट लमसम में और 1,500 से 2,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। आदित्य मेरे ख्याल से आपके पास है दुबे जी का सवाल। मैम सबसे पहले तो इन्वेस्टर ने बताया कि उनके पास कुछ एलआईसी की पॉलिसीज हैं, तो उनको जांचना होगा कि ये क्या पॉलिसीज हैं और वो पॉलिसीज इफेक्टिव है या नहीं। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो इन्वेस्टर अभी जो एसआईपी कर रहे हैं और उनके पास जो अभी कॉर्पस है उससे वो 1.5 करोड़ के कॉर्पस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनको एग्जिस्टिंग फंड्स में और भी एसआईपी को बढ़ाना होगा। मिनिमम 10% से हर साल एसआईपी को बढ़ाते रहे तो बेटर रहेगा और आपके गोल को 15 साल की जगह 20 साल पे आप पोस्टपोन करेंगे तो बेटर रहेगा। अब इन्वेस्टर ने कहा कि उनको एसआईपी बढ़ानी है, तो मेरे हिसाब से उनके पास जो कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड है और एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों ही फंड्स में वो एसआईपी को कर सकते हैं। अभी अगर 2,500 रुपए की एसआईपी को बढ़ाना है तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं। ये एसआईपी सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में कर सकते हैं कि आप अपने अगले 10 साल तक निवेशित रहें इस फंड में और सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट वे में आप एसआईपी हर महीने करते रहे। अभी स्मॉल कैप्स का वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है और हो सकता है कि अगले 2-3 साल तक रिटर्न ना मिले, तो अगले 10 साल तक का आपके पास नजरिया है तो ही आप निवेशित कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये दोनों फंड्स में कंटिन्यू रहे इन्वेस्टमेंट करना, कोई और फंड ऐड करने की सलाह नहीं है। अगर आपके पास लमसम पैसा है तो वो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है, और आपके पास जो एसआईपी का पैसा है वो 2,500 रुपए वो एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड में बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, राव साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी मैडम। आपके पास सर यूटीआई निफ्टी 50 है, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी आपके पास है। 1 CR आपका टारगेट है और समय आप दे रहे हैं 15 साल का। आपके ऊपर एक लोन भी चल रहा है और मुझे बताइए अपनी एसआईपी आप बढ़ाना भी चाहते हैं, कितना बढ़ा पाएंगे सर? हम 5,000 बढ़ा सकते हैं मैडम। हम ये चाहता है, हमारा अभी लोन है, हमारा पास लमसम अभी है, उसका लोन में पहले करने से सही है, नहीं एसआईपी जो लमसम करने से बढ़िया है मैडम। ठीक है। लोन की अवधि और कितनी है सर आपके पास? अवधि तो 6 साल का है। मेरा 8 लाख का लोन है मेरे पास। अच्छा। ऑलरेडी अभी 5 लाख का अमाउंट पड़ा हुआ है। क्या है आपका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट 11.5 है।
पर्सनल लोन लिया है ये हम आपने? हाँ जी मैडम, पर्सनल लोन में एक और रिक्वेस्ट है, नेपोन इंडिया मल्टी कैप में इन्वेस्ट करने से बढ़िया है मैडम, ये भी पूछना ठीक है, चाहता हूँ। चलिए। ये विश्वजीत 1 जी, करोड़ का है अपना टारगेट। ठीक है, हाँ वो डिटेल है मेरे पास। तो विश्वजीत जी, सबसे पहले तो लोन चुकाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। इन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ है। फ़िलहाल 5 लाख रुपए मेरे ख्याल से इनके पेंडिंग पड़ रहे हैं। 8 लाख का इन्होंने लिया था और 40,000 रुपये इन्होंने अलग से उसके लिए रखे हुए हैं और वही समझना चाहते हैं 40 है या 4 लाख है मेरे ख्याल से, जो इन्हें चुकाने हैं। 4 लाख है ये। तो विश्वजीत जी, पहले लोन चुका लें। जी, बिल्कुल। कविता जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जो इन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है उसको जितनी जल्दी से जल्दी उसको उतार दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसपे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो डेट ट्रैप की तरफ ले जाता है। तो पर्सनल लोन को जितनी जल्दी से जल्दी खत्म करें उतना अच्छा है। दूसरा जो इनका पोर्टफोलियो है, इन्होंने एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है। तो एक ही दो फंड्स जो है वो एक ही एएमसी के ले रखे हैं, एसबीआई की। एसबीआई जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी है और बहुत अच्छे फंड्स भी हैं। बट एक ही एएमसी में निवेश करना हम सलाह देते हैं कि कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। तो एसबीआई की जगह, एसबीआई मिड कैप की जगह वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में स्विच कर सकते हैं, ताकि उनकी एएमसी डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी हो जाए। और इन्होंने 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, वो 15 साल में इन्होंने रखा हुआ है। तो वो अचीव करना है इनको। उसके लिए इनको 21,000 की एसआईपी चाहिए होगी। तो 20,000 ये ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं। बट मेरा एक उनको सवाल ये है कि 1 करोड़ जो आज की वैल्यू है, हो सकता है 15 साल बाद यही 1 करोड़ करीब करीब 2 करोड़ की वैल्यू चाहिए होगी आपको। 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा, अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं किया है तो जरूर उसको ऐड कर लें और 2 करोड़ का लक्ष्य बनाएं, जिसके लिए आपको एसआईपी और इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपने इन्फ्लेशन कंसिडर किया हुआ है तो 20,000 और 21,000 की एसआईपी आपके लिए काफी है। आप उसमें बने रह सकते हैं और कोशिश करें ये मिड कैप फंड में स्विच करें। ऑलराइट, चलिए झटपट आगे बढ़ते हैं। विश्वजीत जी, और कोई पहलू इनकी सलाह में जो बचा है? मेरे अगले दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ एक्चुअली जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल कविता जी, मैंने सारे कवर कर लिए। बस लोन जो है वो जी, जितनी जल्दी से हाँ, जल्दी उतार सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक। चलिए, तो लोन पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। शिव कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पे हैं, जो सवाल पूछेंगे आदित्य से। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। तो आपका सवाल तो हमारे पास है और अगले 5 साल में आप रिटायर भी होंगे और उसी के लिए आपने अपने लिए प्लानिंग भी मेरे करनी है। पिताजी के जी, पिताजी हैं जो 5 साल बाद रिटायर होंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। और मुझे अपने लिए भी जानना था कि मैं अभी मेरे 2 एसआईपी चल रही हैं, यूटीआई मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। सर उसके लिए आप सवाल हमें फिर से भेजेंगे? यूटीआई मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में अपने लिए जो सवाल है, आप एक बार, मैं दरख्वास्त करूंगी क्योंकि समय लगभग खत्म ही हो रहा है मेरा, वो आप वापस से भेजेगा। फिलहाल जो सवाल भेजा है, क्योंकि उसकी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स के पास है, वो जानकारी उनको दे देते हैं और आपकी प्लानिंग करवाते हैं। आदित्य। मैम, जब भी कोई रिटायरमेंट की तरफ जा रहा होता है तो एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी होता है और डेट प्रोडक्ट्स में निवेशित रहेंगे तो बेटर रहेगा। अब अगर इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि उनको एक इक्विटी फंड की तरफ जाना है, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप या ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। तो मैं अब 2 फंड सजेस्ट कर रहा हूँ, एक पराग पारे का फ्लेक्सी कैप फंड और एक यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इन दोनों ही फंड्स का आप यूज कर सकते हैं, एसआईपी को इक्वली स्प्लिट कर सकते हैं और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में निवेशित रहिए। और आपको अगले 5 से 10 साल की 10 से 15 साल के अंदर आपको 10 से 12% रिटर्न लगाने की उम्मीद है इन दोनों फंड्स में। और ध्यान रखिए, रिस्क को बिल्कुल कंट्रोल कीजिए। ओल्डर एज में इक्विटी प्रोडक्ट्स में अग्रेसिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शिव कुमार जी, ऑल द बेस्ट और अपना सवाल आप हमें भेजिएगा एक बार फिर से लिखकर व्हाट्सएप करके। शो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा आप रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए विश्वजीत जी, आपका आज का गुरु मंत्र क्या है निवेश का? जी कविता जी, अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट को गोल को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं।
जबकि और मैंने देखा कि 90% लोग जो एजुकेटेड है वो भी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको प्लान नहीं करते हैं। तो एक जो एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप इक्विटी को अपना तीसरे बेटे की तरह या बच्चे की तरह समझें, तो जैसे मान लीजिए मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में 2 बच्चे होते हैं, तो जो खर्चा आपका एक बच्चे की पढ़ाई-लिखाई और उसकी शादी के लिए आता है, उतना ही पैसा अगर आप इक्विटी में आप लगाते हैं और नॉर्मली देखें तो 25 साल में जाके कोई बच्चा सेटल होता है। तो यही कॉर्पस आप इक्विटी में लगाते हैं तो 25 साल बाद आपके पास एक ऐसा कॉर्पस होगा जो आपके तीसरे बेटे की तरह काम करेगा और जब आप उससे एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, जो कि टैक्स एफिशिएंट भी है, जब चाहे जितना निकाल सकते हैं। तो इक्विटी को अपना तीसरे बच्चे की तरह रखिए, जितना खर्चा एक बच्चे में आता है पालन-पोषण में, वही पैसा आप इसमें लगाएँ। देखिए आपकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छी होगी। बहुत बढ़िया। ये एक नया कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं कि तीसरे बच्चे की तरह अपने निवेश को ट्रीट करें। चलिए आदित्य, आप बताइए आपका क्या है आज का निवेश का गुरु मंत्र? आप शायद म्यूट पर हैं आदित्य। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर संपर्क टूट गया है, लेकिन आदित्य का निवेश का गुरु मंत्र हम चाहते हैं कि आपको एक बार दिखाया जाए जो वो कहना भी चाहते हैं, और उन्होंने जो फोकस किया है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पर। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर जो कि बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करना चाहें तो सबसे पहले अपने लिए सही इंश्योरेंस लें, और सही इंश्योरेंस में आता है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। आदित्य का निवेश का गुरु मंत्र यही है कि सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस से अपने आप को सुनिश्चित करें, और कम से कम 1 करोड़ का आपका कवर होना चाहिए। जब भी मुमकिन हो आप इस कवर को बढ़ाएं, जब जब मुमकिन हो जो है ये कवर आपके पास होना चाहिए। 10 लाख की बेस पॉलिसी होनी चाहिए, और 90 लाख का आप चाहें तो टॉपअप भी कर सकते हैं जो आपके लिए किफ़ायती होगा। ये एक बहुत अहम बात है। और अगर आपके पास कंपनी द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस में आप कवर्ड हैं, उसके बावजूद भी एक खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये निवेश का गुरु मंत्र आदित्य की तरफ से। और इसी के साथ विश्वजीत जी, धन्यवाद, आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आदित्य, आपका भी धन्यवाद। और इस शो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जाते जाते आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार भरोसा आपने लगातार हम पर रखा है, जताया है। यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सवाल लगातार हम तक पहुँचाते रहें, और छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके कोई भी सवाल हो आपका 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर अगर आप हमें देखते हैं तो ज़रूर लाइव शोज़ देखिए, पुराने शोज़ भी देखिए, और कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। कल मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।